हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11th के फिजिक्स की। 11th के फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब साथ ही साथ मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे करके आगे को बढ़ते जाऊँगा। तो आप जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। और साथ ही साथ एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए जिसमें क्या हो, आपके सारे नोट्स तैयार होते जाए। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और नोट्स क्या है, नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए। ठीक है। तो मतलब एग्जाम टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नोट्स का। ठीक है। जो भी आप साल भर स्टडी करते हैं, अगर आपके नोट्स प्रॉपरली तैयार है तो आप एग्जाम टाइम में जल्दी से उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं चीज़ें बोलते जाऊँ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपके लेक्चर, अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होने वाले हैं, उसके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स तैयार करते जाइए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ जाए और आपके 11th के एग्जाम में भी काम आ जाए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रखता नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हाँ, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। मैं तो छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा चैप्टर है ये हमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देता है थोड़ा सा कि फिजिक्स क्या है इस चीज़ के बारे में। जैसा कि अभी तक आपने 10th क्लासेज में पढ़े होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो क्या होती थी, दोनों साथ में होती थी, एक ही बुक होती थी। अब यहाँ क्या है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग है। तो यहाँ एक्चुअल में हम जो फिजिक्स स्टडी करते हैं रियल में एक सेपरेट सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 11 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट चैप्टर इसी के बारे में बताता है कि फिजिक्स में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, फिजिक्स क्या है, हम इस 12th 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे और आगे हम क्या क्या किस तरीके से चीज़ें करने वाले हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसा कि आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं अब तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। आप इसमें क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स जो ब्रांच है स्टडी के, ये इस किस बारे में बताती है, ये किस चीज़ के एक्सप्लेनेशन देती है, साइंस की कौन सी फिनोमिनाज के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, या किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब देखते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सारे सब्जेक्ट निकले हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे रीजन समझते हैं। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी, नेचर की, नेचर की और नेचुरल फिनोमेनन की। ठीक है। नेचर की और नेचुरल फिनोमेना की। इसीलिए अब हम क्या रहते हैं, नेचर में रहते हैं। अब नेचर में ही हम क्या करते हैं, सारी की सारी स्टडी जो भी सारी चीज़ें करते हैं हम नेचर में ही तो करते हैं। नेचर यानी कि यहाँ यूनिवर्स के सेंस में, यहाँ प्लांट और मैं बायो का कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ, नेचर के सेंस में, यूनिवर्स के सेंस में। तो एक तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स जो है वो साइंस का एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब फिजिक्स, हम नेचर और नेचर के अंदर, हम नेचर में हैं, हम यूनिवर्स के अंदर हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर की स्टडी कर रहे हैं या यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिवर्स के अंदर तो सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए ना। तो फिजिक्स एक तरीके से बोला जाए तो सारे सब्जेक्ट की मदर बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये है। अच्छा, अगर व्हाट इज फिजिक्स आए तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फिनोमेना ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सा क्या हो गया, व्हाट इज फिजिक्स का आंसर हो गया। अब हमें जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है इसमें हमने जो चीज़ें पढ़नी है, जस्ट थोड़ा सा इंट्रो देता है और कुछ नहीं देता है। ये चीज़ें हम बाद में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम इस चैप्टर में आइडिया लेने वाले हैं किसका, कंजर्वेशन लॉस का, और दूसरी चीज़ फोर्स इन नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मैं जितना रेलेवेंट है मैं उतनी ही चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कंजर्वेशन लॉज, सबसे पहले तो कंजर्वेशन लॉज देख लेते हैं।
कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लासेज में एक एनर्जी कंजर्वेशन लॉज पढ़ा होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको कंजर्वेशन लॉ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता था, या पावर कंजर्वेशन क्या होता था। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता था कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो क्या है, एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन लॉस थे। वैसे ही कंजर्वेशन लॉ और भी होते हैं, एनर्जी के लिए हो गया, मोमेंटम के लिए हो गया। ये सब लॉज हम डिटेल में आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में इस तरीके से बता रहा हूँ यहाँ। अच्छा, अब देखते हैं, ये तो हो गया कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ बोलते क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं जल्दी से। कंजर्वेशन लॉ में होता क्या है सिंपली, जैसे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, जितनी एनर्जी आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं या वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, वो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई एनर्जी होती है। ठीक, अब इसका मीन समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे क्या है, हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है। घर में खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसके नीचे क्या होता है, एक स्टोव लगाते हैं, या जो हमारा क्या होता है गैस चूल्हा होता है। जब हम खाना कुक करते हैं तो कुक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे गैस जलाते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। हीट एनर्जी निकली, कुछ अमाउंट में निकली होगी। लेट अस सपोज मैं बोल देता हूँ कितनी, 10 जूल हीट एनर्जी निकली। ठीक है, 10 जूल हीट एनर्जी निकली और हमारा बर्तन में क्या हुआ, खाना कुक हुआ। खाना कुक हुआ तो जो ये हीट एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गई, जो खाना बना, खाना बनने में क्या होगी, कुछ एनर्जी यूज हुई होगी ना। पहले उसमें क्या हुआ होगा, कुछ वर्क हुआ होगा, यानी कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ होगा, फिर वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई, हमारे खाने को क्या करने के, उबालने या बॉयल करने के फॉर्म में। यानी कि एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ ना। मतलब 10 जूल एनर्जी क्या थी, हमने यूज करी थी, वही 10 जूल एनर्जी क्या हो गई, हमारा खाना कुक करने के बाद हमें किससे मिलेगी, खाने से मिलेगी। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यही है, मतलब कि हमने जितनी एनर्जी यूज करी थी उतनी ही एनर्जी क्या रही, हमें आफ्टर ऑल मिल ली। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, सेफ रहती है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब ही ये होता है एनर्जी को सेफ रखना या संरक्षित रखना। ठीक है, इस सेंस में लिया जाता है। तो ये है कंजर्वेशन लॉज। ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ऐसे बहुत तरीके से होते हैं, बहुत तरीके के लॉज होते हैं कंजर्वेशन के। हम आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इनर्सिया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। अच्छा, अब सेकंड चीज़ है हमारे क्या पढ़ना है, फोर्स इन नेचर। अच्छा, हमारे नेचर में कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, इनके बारे में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे नेचर में जो फोर्स होते हैं, मैं तो सबसे पहले उनके टाइप लिख लेता हूँ। सबसे पहला टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देन उसके बाद होता है वीक फोर्स। देन उसके बाद होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। देन फोर्थ टाइप का फोर्स होता है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार तरीके के हमने फोर्सेज के बारे में देखना है। तो नेचर में जो फोर्स होते हैं, ये जो फोर्स हैं, हमने जो चार तरीके फोर्स देखे, इन्हीं फोर्सेज को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्स। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स क्यों बोलते हैं, नेचर में जो सारे के सारे फोर्सेज हैं उनमें से ये क्या है, ये बेसिक है। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, ये है सबसे कॉमन फोर्स है बोल सकते हैं, या बेसिक है। इन्हीं से क्या है, और भी फोर्सेज क्या हुए हैं, इन्हीं से निकले हैं। तो एक सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वीक फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है, और ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब इनका देखते हैं, इनमें होता क्या क्या है, उससे उनको उन चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, ये मानी जाती है 1। ऐसा क्यों, अभी धीरे धीरे बताता हूँ। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1
फिर आता है दूसरा वीक फोर्स। वीक फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 10⁻25। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ होती है 10⁻36। और न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ होती है 10⁻30। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, यूनिवर्स में जो सबसे वीक फोर्स होता है, जो सबसे कमज़ोर टाइप का फोर्स होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ग्रेविटेशनल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वीक फोर्स। वीक फोर्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? न्यूक्लियर फोर्स। इस तरीके से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है वो क्या होता है? वीक फोर्स। इसका नाम वीक फोर्स है बट ये सबसे वीक नहीं है। सबसे वीक कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स का दूसरा नाम वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी। और फिर थर्ड है जिससे इससे ग्रेटर होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है? जैसे हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं ना, चार्जेस और मैग्नेट के बारे में जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है। और सबसे स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है हमेशा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस यानी कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इसलिए होता है क्योंकि हम न्यूक्लियस को क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपने कोई भी इक्वेशन देखी होगी तो उसमें क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं? जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी रिएक्शन करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। कभी आपने ऐसा देखा कि प्रोटॉन को हम चेक कर रहे हैं, प्रोटॉन को निकाल के, न्यूट्रॉन को निकाल के अलग अलग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक हो गया, तो सबसे वीक यानी कि 1 एज्यूम कर लेंगे। फिर देखिए वीक फोर्स कितना है? 10⁻25। ग्रेविटेशनल के रिस्पेक्ट में 10⁻25, मतलब इससे 1 के आगे 25 जीरो लगा दो, उतना गुना, उतना उतना टाइम्स एक्स्ट्रा है इस पे, ठीक है। यानी कि वीक फोर्स इससे काफ़ी ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो ये तो 10⁻36 चले जा रहा है, यानी कि 1 के आगे 36 जीरो टाइम्स हो गया, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। फिर ऐसे न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38, यानी कि 1 के आगे 38 जीरो लगा दो, उतना टाइम्स हो गया किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस तरीके से हम क्या बोल दी? इनकी स्ट्रेंथ की बात कर ली। अब दूसरी चीज़ आती है रेंज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं रेंज किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज होती है 0 टू इन्फिनिटी। यानी कि क्या होती है? बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी लग सकता है और बहुत दूर दूर इन्फिनिट डिस्टेंस के बीच क्या लग सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ लगता है? जो हमारी स्पेशियल बॉडीज होती हैं, यानी कि स्पेस में जो बॉडीज होती है, जैसे अर्थ और मून हो गई, अर्थ और सन हो गया, इनके बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी रेंज। अब ऐसे वीक फोर्स की रेंज देखते हैं। वीक फोर्स की रेंज होती है 10⁻−15 मीटर के आसपास। यानी कि ये कहाँ लगता है? ये एटम्स पे काउंट होता है, यानी कि एटम पे लग रहा है ना, एटम के आसपास की रेंज पे काम करता है, ठीक है। वीक फोर्स कहाँ लगता है? एटम के बीच। तभी तो मैंने बोला वंडरवाल फोर्स पे होता है ना। वंडरवाल फोर्स अब आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीक फोर्स क्या कहता है? एटॉमिक रेंज पे काम करता है। फिर आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका काम करता है कहाँ? ये भी इन्फिनिटी रेंज है, इसकी भी इनफाइनाइट है, यानी कि इन्फिनिटी तक कहीं भी लग सकता है। बहुत छोटी से लेके इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। तो न्यूक्लियस की रेंज क्या होती है? जो 10⁻15 मीटर है, यही यही क्या होती है? न्यूक्लियस की रेंज होती है। तो इसके अंदर ही लगेगा ये, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 10⁻−15 मीटर की रेंज में ही रहेगा ये, ठीक है। ये इसका एक फिक्स रीजन है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर लगता है तो इतनी रेंज पे रहता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब थर्ड चीज़ है फील्ड पार्टिकल। फील्ड पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा सबसे जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे चार्ज की बात करें तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, तो वैसे ही फील्ड पार्टिकल होते हैं। तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल होता है वो होता है ग्रेविटॉन, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटॉन क्या होता है? ग्रेविटॉन सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रेविटॉन। अच्छा, अब ग्रेविटॉन होते क्या है? ग्रेविटॉन क्या है?
बहुत ही माइन्यूट से पार्टिकल हैं जो क्या है, एनर्जी की एक बहुत छोटी सी फॉर्म है, बस सिंपल से इतना समझ लीजिए। फिर आगे डिटेल में जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ग्रेविटॉन क्या हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स के सबसे बेसिक पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, वीक फोर्स में जो बेसिक पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वीक फोर्स में जो बेसिक पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बेसिकली क्या होते हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, ऐसे ही इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आसपास ही क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज फॉर्म होते हैं। इस तरीके से इन्हीं के जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जैसे एटम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। तो ये क्या हो गए इनके बेसिक, मतलब न्यूट्रिनोज के बीच में क्या लगता है, वीक फोर्स लगता है, या इन्हीं की वजह से ये क्या हो गए, इसके सबसे फंडामेंटल या बेसिक पार्टिकल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फील्ड पार्टिकल क्या होते हैं, फोटोन। फोटोन क्या होती है, जो सन से एनर्जी आती है तो क्या आती है, वो हीट की फॉर्म में आती है ना। तो जो लाइट के जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन हो गए फील्ड पार्टिकल, फोटोन। अब बचा न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो फील्ड पार्टिकल कौन हो जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो फील्ड पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बीच में लगते हैं ना। तो यहाँ बनते हैं पाई मेसॉन। बस आपने अभी इसका नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में जब आगे कभी इसमें इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आएंगी तो वहाँ मैं डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, पाई मेसॉन क्या होते क्या है, मैं जरा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है ना। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से लगता है, इन पाई मेसॉन्स की वजह से लगता है। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे से टाइम के लिए बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, पाई मेसॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फील्ड पार्टिकल की बात होगी। अच्छा, अब ये ग्रेविटेशन फोर्स किस पे ऑपरेट होता है, ये सारी बॉडीज पे, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, उनका कुछ मास होना चाहिए, वहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सारी बॉडीज पे अप्लाई होता है। वीक फोर्स, वीक फोर्स किस पे अप्लाई होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या, जो सबसे छोटा एटम होता है ना, एटम के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं उनके बीच में अप्लाई होता है, यानी कि न्यूट्रिनोज के बीच में अप्लाई होता है, ठीक है। थर्ड चीज़, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किसके बीच अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए बस चार्ज पार्टिकल चाहिए, ठीक है। बस पार्टिकल के पास चार्ज होना चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑपरेशन रेंज हो गई। ऐसे न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच अप्लाई होता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का था, ठीक है। तो ये मैंने एक क्रिस्प फॉर्म में एक छोटा सा इंट्रो भी दे दिया, और इसी यही क्या है, यही रेलेवेंट भी है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से रीड कर सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको इस तरीके से बता दी हैं। फिर इसके बाद हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, जो हमारी डायमेंशन एनालिसिस और यूनिट्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको सब, इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से नोट्स भी आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँ, उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक।